हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बेसिक एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के सेट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किया गया 2022 के मॉडल सेट पेपर में से एक है। तो जो सेट 2 है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूँगा, अगर आपने सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये सेट 2 का सॉल्यूशन है, तो आप इसको भी कंप्लीट कीजिए, सेट 1 को भी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद सेट 3, सेट 4, सेट 5 का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तो आप पाँचों सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको हमने सेट 1 का जब सॉल्यूशन बताया था तो उसी में आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया गया था, तो आप उसको देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेट 2 का। देखिए, इसमें भी दो बिंदु दिया हुआ है और बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप पहला सेट को बना लेंगे तो फिर आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। हर एक सेट में एक पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है ए बी, और बी एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ -a -b। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको बताना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। ए और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 x1 y2 y1 क्या है, तो ये चीज़ हम आपको पहला ही क्वेश्चन में जब पहला सेट का बनाए थे तो आपको बताए थे। ये जो पहला बिंदु है इसके निर्देशांक को हम लोग x1 y1 और b बिंदु का निर्देशांक को x2 y2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो x2 की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ -a, x1 की जगह पर a, तो फॉर्मूला में माइनस है तो -a फिर हो जाएगा, फिर प्लस y2 - y1, y2 है -b और y1 क्या है b, इसका होल स्क्वायर, -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -b -2b का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4a स्क्वायर और -2b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर में। फिर यहाँ से देखिए √4 और √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो 4 है ये रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और इसमें आप मात्रक लिख दीजिएगा, क्योंकि दूरी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में हम लोग डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग मात्रक ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 15 cot a = 8, तो cos a का मान बताइए। 15 cot a = 8 ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बताना है cos a का मान क्या है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cot a = 8/15, ठीक है। ये जो 15 है यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और cot a बराबर क्या होता है, b/p, cot a बराबर, ठीक है। आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, a b c, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब b क्या दिया हुआ, देखिए ये कोण a है और इसके हिसाब से b कौन सा हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा b, तो ये दिया हुआ 8, ठीक। और p परपेंडिकुलर ये हो गया आपका 15, ठीक है। और ये h होता है हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कर्ण भी कहते हैं, इसको निकालना है। क्योंकि जब आप cos a निकालिएगा तो cos a के लिए आपका चाहिए b/h। b तो पता है हमको 8, बट h पता नहीं है, तो h को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा, h² = p² प्लस b²। तो h² = p²,
p मतलब 15 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 6 2 8 और 290। तो h इक्वल्स टू कितना आएगा, इस h स्क्वायर में जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं √289, और √289 मतलब क्या होता है, 17 का ये स्क्वायर होता है, तो 17 गुना 17, तो 17 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आया, 17। तो जो मेरा cos a है, तो cos a बराबर क्या होता है, b/h। तो b क्या है, b है देखिए 8 और h कितना आया, 17, तो यहाँ पर 17 रख दीजिए। तो cos a बराबर 8/17, यही हो गया आपका आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इसको रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए कि इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ जो है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। सॉल्व कीजिए, √3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3, 2 गुना 2 4, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही आएगा, 2 गुना 2 4। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 4 का एलसीएम ले लीजिएगा, फिर 4 को यहाँ से भाग दीजिएगा, 1 आएगा, 1 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, फिर 4 को इससे भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर में आया 3 1 4 और नीचे भी 4, तो 4 4 कट के कितना हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री से 45 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ये साइन 67 और कॉस 75 मतलब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल को दिया गया है, लेकिन आपको इसको चेंज करना है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में जो 0 और 45 के बीच में हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे कॉस में और इसको चेंज कर देंगे साइन में। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 0 और 45 के बीच में। तो साइन को लिख सकते हैं किस तरह से, साइन 90 माइनस कितना 23 डिग्री, 90 में से 23 को हटाइएगा 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ठीक है। और कॉस को भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 को हटाइएगा आ जाएगा 75। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा क्या है 15 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। जो कोण है वो 23 डिग्री और 15 डिग्री है, जो आपको बोला गया है कि कोण को 0 और 45 के बीच में रखना है। तो आपका देखिए जो कोण है वो 23 डिग्री और 15 डिग्री है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो शंकु का चित्र हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं। तो शंकु का चित्र कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये होता है ऊंचाई, जिसको हम लोग h कहते हैं। तो ये तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
हाँ, ऊंचाई हमको चाहिए भी नहीं, हमको बोला गया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर एल, तो हमको एल चाहिए। तो एल दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, एल। एल होता है ये जो ये ऊंचाई है, इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई, इसको डिनोट करते हैं एल से, और ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है आधार की त्रिज्या मतलब आर, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 सेंटीमीटर, एल का मान 16 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14, इसको गुना कीजिए, 22 दूनी 44 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और 44 को 16 से गुना कीजिएगा तो 4 16 64, 4 16 64, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा आपका 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा फिर रब करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको माध्य निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो 3 पद दिया हुआ है, x माइनस ए, एक्स और x प्लस ए। तो इन तीनों पदों का माध्य निकालने के लिए कहा गया है। तो माध्य क्या होता है, माध्य बराबर जितना भी पद है उसको जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से उसको भाग दे दीजिए। तो कितना पद है, 3 पद है, तो 3 से हमको यहाँ नीचे भाग देना है और तीनों को जोड़ना है। तो x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a माइनस में a प्लस में कट जाएगा, तो यहाँ x तो 3x है, तो ऐड कर दीजिएगा तो 3x आ जाएगा, और नीचे 3 कट जाएगा, बचेगा x। तो ये आपका हो गया माध्य। सॉरी, यहाँ पर x नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर x के टर्म में ही दिया हुआ है, तो इसको माध्य लिखिए। ठीक है, ये हम लोग फिर जब सांख्यिकी चैप्टर में देखेंगे तो उसको माध्य को x बार से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। बीस बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है या फिर खराब नहीं है। तो 20 बल्ब है, तो कुल कितना बल्ब है, 20 बल्ब। तो कुल बल्ब कितना है, 20, और उसमें से 4 बल्ब खराब है। तो खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्ब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4। तो अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब प्रायिकता निकालने के लिए बोला गया है, तो प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, P से डिनोट करते हैं प्रायिकता, ये पहला नंबर के लिए। और इसमें बोला कि जो खराब है उसकी प्रायिकता कितनी है, तो खराब कितना है 4, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट में खराब बल्ब, क्योंकि खराब बल्ब की प्रायिकता पूछा है। तो P मतलब प्रायिकता, और यहाँ पर किसकी प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता। और प्रायिकता का हम लोग कैसे लिखते हैं कि कितना खराब बल्ब है उसको लिखते हैं, और टोटल बल्ब कितना है, तो 20 है टोटल बल्ब। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 1 के 4, 4 5 20, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। 7 का 1 नंबर। अब 2 नंबर देखिए, इसमें खराब नहीं, तो P खराब नहीं, तो खराब नहीं मतलब क्या, जो बल्ब अच्छा है उसकी प्रायिकता, खराब नहीं मतलब जो बल्ब अच्छा है उसकी प्रायिकता। अब कितना बल्ब अच्छा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 16 बल्ब अच्छा है, तो 16 बल्ब की प्रायिकता, तो जो एक बल्ब निकाला जाएगा उसकी क्या प्रायिकता होगा, मतलब उस बल्ब की प्रायिकता क्या होगी कि वो अच्छा होगा। ठीक है, तो P हम लोग लिख सकते हैं खराब बल्ब नहीं, यहाँ पर अच्छा बल्ब भी लिख सकते हैं, खराब बल्ब नहीं। तो इसको कैसे लिखिएगा, तो कितना खराब बल्ब नहीं है, तो खराब बल्ब नहीं है मतलब जो अच्छा बल्ब है 16, तो यहाँ पर 16 लिख दीजिए, और टोटल बल्ब की संख्या
20 है, इसको काटिएगा तो 4 4 16, 4 5 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है ना, 4/5। ये था सेक्शन ए का क्वेश्चंस। अब सेक्शन बी में हम लोग मूव करते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है और उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु 3:1 अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु की निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग फिगर को समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 4 -3 दिया हुआ है, और फिर एक बिंदु है B 8 5 इसका निर्देशांक है। अब मान लीजिए एक बिंदु है P, ठीक है, इसका निर्देशांक x y, इसी को हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो x y का निर्देशांक आपको निकालना है, बट ये x y को आप कैसे निकालिएगा, उसके लिए दिया गया है कि जो ये बिंदु है वो इस रेखाखंड को वो 3:1 में विभाजित करती है। मतलब ये जो दूरी है वो 3 अनुपात है और यहाँ से 1 अनुपात दूरी है। ठीक है, इसको हम लोग m1 बोल देते हैं। ठीक है, जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसको m1 बोला जाता है, और ये दूरी को m2 बोला जाता है। मतलब m1 और m2 में इसको विभाजित करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो बिंदु है P x y, इसका निर्देशांक हम लोग एक फॉर्मूला से निकालते हैं। उस फॉर्मूला को अब देखिए, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, और फिर m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। अब m2 m1 x2 x1 आपको पता है। अब x1 x2 क्या है, ये जो पहला बिंदु है इसको x1 y1 हम लोग बोलते हैं, और ये दूसरा बिंदु है इसको x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक को m2 कितना दिया हुआ है 3, x1 4 प्लस m1 1, x2 8, m1 प्लस m2 3 प्लस 1, फिर m2 कितना है 1, y1 कितना है -3 प्लस m1 कितना है 1, सॉरी m1 3 है, और y2 कितना है 5, फिर m1 प्लस m2 3 प्लस 1। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3 4 12 प्लस 8 3 1 4 -3 3 5 15 1 4। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका निर्देशांक। बट यहाँ पर आपको नहीं नीचे दिखेगा नहीं, तो इधर बना लेते हैं इसको। देखिए, इसके बाद हम लोग इधर थोड़ा सा लिख रहे हैं P x y, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20/4, और ये 15 में से 3 चला गया तो 12/4। यहाँ से आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, इसको काटिएगा तो 5 आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 आ जाएगा, तो 5 और 3। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, P बिंदु का निर्देशांक 5 और 3, और ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदु सरेखी हो। सरेखी मतलब क्या होता है, और के का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सरेखी मतलब जब बिंदु एक ही रेखा में हो। तो मान लीजिए ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये बिंदु है C। अब ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही रेखा में है, तब इसको कहा जाता है सरेखी बिंदु। ठीक है, तीनों बिंदु सरेखी कब होती है, जब वो एक ही लाइन में होती है। ठीक है, और इन तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, देखिए 8 1 K -4
सी का 2 माइनस 5। तो ये तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और बोला गया है कि के का मान बताइए। तो ये जो ए का है इसका तो निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक में के माइनस 4 दिया होता है, इसी के का आपको मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, सी का भी निर्देशांक दिया हुआ है, तब इसका मान कैसे निकालिएगा। अब देखिए तीनों बिंदु से मिलकर एक त्रिभुज बनता है, तीनों बिंदु से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। अब त्रिभुज का फॉर्मूला जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है? आप देखेंगे कि इसमें कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 0 आएगा। एक्चुअली त्रिभुज ही बन नहीं रहा है तो क्षेत्रफल तो 0 आएगा ही। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 0। और उसी फॉर्मूला को यूज़ करके 0 के इक्वेट करके हम लोग के का मान निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 मॉड में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या क्या है? तो ये पहला बिंदु है, इसका निर्देशांक है x1 y1, इसका निर्देशांक है x2 y2, इसका निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, तब हम लोग पुट कर देते हैं जो फॉर्मूला है। और ये जो है, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। ठीक है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लिखे हैं, एक्चुअली इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्रफल इसका बनेगा, कुछ क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं क्योंकि एक सीधा लाइन में है, तो सीधा लाइन में किसी चीज़ का क्षेत्रफल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू जो है हम लोग पुट कर देंगे। तो x1 यहाँ से देख सकते हैं 8, y2 माइनस y3 माइनस 4 और माइनस 5 और माइनस फॉर्मूला भी में है तो प्लस 5, फिर प्लस x2 कितना है? k, y3 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 1, फिर प्लस x3 2 है, y1 माइनस y2 1 प्लस 4, वन बाई 2, यहाँ 5 में से 4 चला गया तो बचा 1, फिर प्लस k इंटू -5 और -1 -6, फिर प्लस 2 गुना 5, 0 इक्वल्स टू 1/2 8 माइनस 6k प्लस 10। ठीक है, अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। फिर 0 इक्वल्स टू 1/2, अब 8 और 10 प्लस में है तो हो जाएगा 18 माइनस 6k। तो 0 इक्वल्स टू, अब देखिए ये 1/2 इधर क्या है? 1/2 इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 0 ही हो जाएगा। ये 1/2 इसके इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होता है तो वो 0 ही हो जाता है और इधर बचेगा 18 माइनस 6k। ठीक है, फिर इसको साइड चेंज कीजिए तो 18 इधर आके 6k इधर आके प्लस हो जाएगा और 18 प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप k निकाल सकते हैं 18/6, तो 6 के 6 6 3 18, तो यहाँ से आपका k का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, यही आपको निकालने के लिए बोला गया, तो k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक 1.5 ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कहा गया है कि एक फिसलन पट्टी है तो भूमि से वो 1.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है? तो इसको यहाँ से हम लोग फिगर को बना लेते हैं और सॉल्व उधर देखेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी आकृति वाला मैथ है तो उसके आकृति को आप जरूर बनाइए। ठीक है, आकृति अगर आप बना लेते हैं तो फिर आपका आधा सॉल्यूशन वहीं पर हो जाता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आता है। अगर आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझते होंगे तो फिर आप उसका सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए आकृति को जरूर बनाइए। तो देखिए फिसलन पट्टी दिया हुआ है, तो फिसलन पट्टी मान लीजिए ये है A B
और एक हम लोग यहाँ से त्रिभुज भी बना लिए हैं जो एक्चुअली जो ए बी है वो फिसलन पट्टी है, ठीक है। और कितना ऊंचाई पर ये है फिसलन पट्टी, मतलब ज़मीन से 1.5 मीटर, ठीक है, ये ऊंचाई दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ निकालना है, मतलब ए बी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माना फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब हम लोग इसमें यूज़ करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट और निकाल लेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में कहीं नहीं आता है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा। आप अगर कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको उसका मतलब अगर कोई डाउट होता है आपको तो फिर उसको आंसर देंगे। देखिए, और ये 30 डिग्री पर झुका हुआ, ये जो फिसलन पट्टी है 30 डिग्री के कोण से झुका हुआ ज़मीन के साथ। तो हमको निकालना है ए बी और हमको पता है ये ए सी, ठीक है। तो ये इस कोण के अकॉर्डिंग, इस कोण के आधार पर ये हो गया आपका P और ये हो गया H। तो P और H में जो रिलेशन होता है वो होता है साइन थीटा का। थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या है, P है AC और H क्या है AB। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AC ये तो दिया 1.5 और AB। तो यहाँ से आप AB का मान निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 × 1.5 मीटर आ जाएगा आपका 3 मीटर। और आपका फिसलन पट्टी की लंबाई हो गया 3 मीटर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ साइन 3a बराबर कॉस a - 26, तो 3a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। साइन 3a इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉस a - 26 डिग्री। आपको बोलना है, आपको निकालना है a मतलब a का मान, ठीक है। a कितना होगा, a कितना डिग्री का कोण होगा, आपको ये निकालना है। कैसे निकालिएगा सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सेट में भी देख चुके हैं। एक्चुअली हर तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले सेट में देख चुके हैं। ये रिपीटेशन है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, बस उसी का ही पैटर्न आपको चल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, देखिए ये साइन दिया हुआ, ये कॉस दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे या फिर कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे। दोनों में से कोई एक हम लोग फॉर्म में चेंज कर लेंगे और उसके बाद एंगल को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अच्छा साइन को हम लोग कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा क्या पर है 3a, थीटा क्या है 3a। तो कॉस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू साइन 3a। जिस तरह से साइन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, उसी तरह से कॉस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू साइन 3 हो जाएगा। और इधर कॉस a माइनस 26। अब देखिए दोनों तरफ कॉस कॉस है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। अब कोण को एक तरफ कर लीजिए और कोण का मान को एक तरफ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर है 90, इधर आ जाएगा 26 तो प्लस 26, इधर है a, इधर चल के 3a जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस 3a। 90 और 26 116 डिग्री और a प्लस 3a हो जाएगा 4a। तो a इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 116/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 9 36। तो कोण a का मान आ गया 29 डिग्री और जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो कंस्ट्रक्शन का मैथ है, तो वो इस बोर्ड में पॉसिबल नहीं है आपको बताना।
तो उसको आगे फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक इसमें क्या किया गया, पासा को एक बार फेंका गया है और निम्नलिखित आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो जब एक पासा को उछाला जाता है या फिर फेंका जाता है तो क्या क्या संभावनाएं होता है, क्या क्या संख्याएं आ सकती है। तो जब एक पासा को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या में से कोई भी एक संख्या आ सकता है जब एक पासा को फेंका जाता है या फिर उछाला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 से बड़ी एक संख्या आने की प्रायिकता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, या फिर एक भाज्य संख्या आने की क्या क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले हम लोग 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता जो दिया हुआ उसको निकालेंगे। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कितना है, यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या है 6, तो एक संख्या है तो इसलिए हम लोग 1 लिख लेंगे और टोटल कितना संख्या है 6, तो 1/6 हो जाएगा इसकी प्रायिकता। दूसरा नंबर मतलब 14 का दूसरा नंबर, एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसका, सम संख्या का। अब सम संख्या कितना है, देखिए 2 है सम संख्या, 4 है सम संख्या, 6 है सम संख्या, तो 3 सम संख्या है तो हम लोग 3 लिख लेंगे और टोटल कितना संख्या है जो आ सकता है 6, इसको काटिएगा तो 1/2। फिर तीसरा नंबर एक भाज्य संख्या, P भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कितना है, देखिए 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, हाँ 4 आपका एक भाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। तो 2 संख्या भाज्य है और कितना संख्या आ सकता है 6, तो इसको काटिएगा तो 1/3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन सी में मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखिए सेक्शन सी में आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेगा और आपको यहाँ से बस 3 ही क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ रहेगा 5 क्वेश्चन, बट आपको 3 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, जो आपको बेस्ट आता होगा, ठीक है, वही आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो सेक्शन सी का है 15 नंबर में, उसको देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, ठीक है, और एक भवन है, एक मीनार है और एक भवन है। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, मीनार और भवन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मीनार छोटा होता है कि भवन छोटा होता है, कुछ भी छोटा बड़ा हो सकता है, आपको ये कंफर्म नहीं है कि मीनार ही छोटा होगा या फिर भवन छोटा होगा, ठीक है। तो आप जो कोण दिया हुआ उसके हिसाब से देख सकते हैं। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो एक 30 डिग्री दिया हुआ है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो एक 30 डिग्री का कोण है, एक 60 डिग्री का कोण है। अब आप बताइए कि जब हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं ऊपर तरफ, तो अगर वो ज़्यादा लंबा है तो हमको अपनी आँखें ज़्यादा उठाना पड़ता है, देखिए, और अगर कम लंबा है तो हम लोग थोड़ा सा आँख उठा करके उस चीज़ को देख सकते हैं। ये मान लीजिए मेरा ये जो कोण है वो 30 डिग्री बन रहा है, उन्नयन कोण, और अगर कोई चीज़ ऊंचा है तो हमको देखने के लिए ज़्यादा आंखें उठाना पड़ेगा और ये जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री मतलब जो चीज़ को हम देख रहे हैं वो ज़्यादा ऊंचा है और 30 डिग्री जिस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं वो कम ऊंचा है। तो आपको उम्मीद है हमको कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा ऊंचा है तो उसको देखने के लिए आपको अपनी आंखें ज़्यादा उठाना पड़ेगा, मतलब जो उन्नयन कोण है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसका मतलब इधर से ये 60 डिग्री हो जाएगा और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब कौन मीनार है कौन भवन है आपको पता चल जाएगा। देखिए
आप अगर इस चीज़ को समझ गए होंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करेगा कि कौन सा मीनार है, मीनार ज़्यादा ऊंचा है कि भवन ज़्यादा ऊंचा है, कौन सा 30 डिग्री कौन सा 60 डिग्री, आपको लेने के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि देखने के लिए ज़्यादा ऊँचा उठाना पड़ता आँख यदि अगर वो ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो देखिए अब फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मीनार के पाद बिंदु से, देखिए मीनार का पाद बिंदु यहाँ दिया हुआ है और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, ये हो गया आपका भवन। अब देखिए बोला गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसका, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। अब फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री वाला है। और यहाँ क्या दिया हुआ, बोला है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन के पाद बिंदु से तो ये हो गया आपका मीनार। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और मीनार की ऊंचाई भी दिया हुआ 50 मीटर, तो ये जो ऊंचाई है यहाँ से ये ऊंचाई ये दिया हुआ आपका 50 मीटर। ठीक है, अब बोला गया है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो भवन की ऊंचाई इसको हम लोग AB बोल देते हैं, C और D। ठीक है, नाम दे दिए। तो भवन की ऊंचाई को हम लोग क्या बोल दिए, AB। तो लिख लीजिए, माना भवन की ऊंचाई कितना, AB। ठीक है, अब AB हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इस त्रिभुज में AB है, देखिए ये AB हम लोग निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमको चाहिए BC। तो BC हम कहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, उससे हम लोग BC निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ दिया हुआ है DC का मान और हम लोग BC आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले त्रिभुज यूज़ करेंगे BCD का। BCD में क्या दिया हुआ है, DC बराबर दिया हुआ है 50 मीटर, हमको BC निकालना है। अब देखिए इस कोण के हिसाब से ये है B और ये है P, तो P और B में किसका रिलेशन होता है, tan का। तो tan 60 डिग्री बराबर P/B, और यहाँ पर P क्या है, DC, और B क्या है, BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, और DC ये दिया हुआ 50 और BC तो निकालना था, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं BC = 50/√3 मीटर। ठीक है, BC निकल गया, बट हमको BC नहीं निकालना, हमको AB निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में अब अगर देखेंगे यहाँ से हम लोग BC निकाल चुके हैं, तो लिख लेंगे BC = 50/√3 मीटर। ठीक है, फिर हमको निकालना है AB और BC दिया हुआ है, तो फिर इस एंगल के हिसाब से ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, अब B दिया हुआ है, P निकालना है, इसमें भी आप tan का ही यूज़ करेंगे। tan 30 डिग्री = P/B। अब यहाँ पर P क्या है, AB, और B क्या है, BC। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और AB ये तो निकालना है, और BC अभी हम लोग निकाल चुके हैं 50/√3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो AB = आ जाएगा 50/√3। ठीक है, और बटा में √3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा AB = इसको फिर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 50/√3। ये जो नीचे 1 है वो ऊपर चल जाएगा /√3, तो 50√3 × √3 हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, भवन की ऊंचाई का। तो AB जो भवन की ऊंचाई है वो हो गया आपका 50/3 मीटर। ठीक है, आप एग्ज़ाम में जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट में इस तरह से लिख देंगे, जिस तरह से हम लिखे हैं कि माना भवन की ऊंचाई, तो आप लिख दीजिएगा कि अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर। ठीक है, ये एक लाइन आप जरूर लिखिएगा हर एक क्वेश्चन में, जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा ये एक लाइन आप जरूर कंप्लीट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक घनाकार ब्लॉक है, थोड़ा सा इसके फिगर को हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप फिगर को अच्छा से समझ रहे होंगे
तो फिर आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है वो आपके आकृति के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप आकृति को अच्छा से बना लेते हैं तो आप अगर क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला जो रखा हुआ है वो इसके ऊपरी वाला जो सरफेस है उसी के ऊपर रखा हुआ है और बोला गया है कि इस अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब आप देख के बताइए कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आप इजीली बता सकते हैं अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना इस घनाकार ब्लॉक का किनारा होगा। इस घनाकार ब्लॉक का किनारा दिया हुआ है A और वो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो अधिकतम व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो घनाकार ब्लॉक है इसका भुजा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और वही भुजा इस अर्धगोला का अधिकतम व्यास हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब फिर बोला गया कि इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा और ये अर्धगोला का भी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन उससे पहले अर्धगोला का त्रिज्या हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो इसको कैसे निकालिएगा। इसको निकालने के लिए आप यूज़ कीजिएगा ये जो भुजा है, ठीक है। तो ये जो घनाकार ब्लॉक है इसका हर एक भुजा समान होता है, तो इधर भी ऊपर भी ए ही होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो आर है त्रिज्या वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। 7/2 सेंटीमीटर। अब ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस ये जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग को माइनस कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये जो वृत्त है ये ढक चुका है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमको नहीं निकालना होगा क्योंकि जो चीज़ ढक चुका है उसका क्षेत्रफल हमको नहीं दिख रहा होगा, तो उसको क्षेत्रफल को नहीं निकालना होगा। तो वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, ठीक है। अब घनाकार ब्लॉक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जिसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। अब 6a² मतलब 6a 7 सेंटीमीटर है, तो 7 × 7 प्लस 2π² से π² चला गया तो बचा πr², ठीक है ना। तो 6 × 7 7 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हुआ 7/2, 7/2 × 7/2, 7 7 कट जाएगा, 2 को काटिएगा 22 से 11 बचेगा। तो इसको गुना कीजिए 6 × 49 तो आ जाएगा 6 9 54, 5 24, 5 29, फिर प्लस 7 11 70/2, ठीक है ना, दिख रहा है। चलिए अब देखिए 294 में आप ऐड कीजिए 70/2। 70/2 का अगर आप डिवाइड दीजिएगा 70 को 2 से तो 2 3 6 16 2 8 16 5। अब क्या ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कीजिए 8 4 12 2 हाथ में 1 4 9 7 13 हाथ में 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिए, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को दर्शाए गए गिलास में से दूध देता है और बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास का वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। तो कुछ एक मतलब
बेलनाकार ग्लास है और उसमें से नीचे तरफ क्या किया गया है, एक अर्धगोला भाग बनाया गया है, जिससे क्या होता है उसका एक्चुअल जो आयतन होता है ग्लास का, बेलनाकार ग्लास का, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा इसके फिगर को जो दिया हुआ है, आप देखिए अपना क्वेश्चन में सेट में देखिएगा तो कुछ इस तरह से फिगर उसका दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसका आयतन होना चाहिए था ये पूरा यहाँ नीचे तक, बट यहाँ पर क्या बना दिया गया, एक अर्धगोला बना दिया गया जो इसके आयतन को घटा दे रहा है। ठीक है, तो आपको बस निकालना है जो इसका वास्तविक धारिता है, मतलब अब एक्चुअल जितना है। ठीक है, क्योंकि ये घट गया ये वाला पार्ट, तो कुछ यहाँ पर मतलब ठगने वाला काम कर रहा है, जूस बेचने वाला। और एक चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जूस बेचने वाला दूध बेच रहा है, मतलब दूध देता है, तो कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। तो बस आप क्वेश्चन के बेसिक्स को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आंतरिक व्यास मतलब ये चीज़ पूरा दिया हुआ है, ये डी कितना 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आर त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर। और पूरा जो गिलास है उसका ऊंचाई दिया गया है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि वास्तविक धारिता निकालिए। तो ये देखिए, ये जो बेलनाकार गिलास है इसका तो त्रिज्या हो गया 5/2, और ये जो अर्धगोला है उसका भी त्रिज्या क्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो आप कि ये जो बेलनाकार गिलास है उसी का ही जो आधार है उसी में ही अर्धगोला बना हुआ है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। अब गिलास की वास्तविक धारिता जो निकालना होगा, गिलास की वास्तविक धारिता क्या हो जाएगा, बेलनाकार गिलास का आयतन। यहाँ पर धारिता जो है ये एक्चुअली आयतन ही है। ठीक है, धारिता मतलब आयतन ही होता है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये धारिता मतलब आयतन ही होता है, माइनस किसका आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब देखिए बेलनाकार ग्लास का आयतन मतलब बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 πr³। अब इन दोनों में कॉमन जो ले सकते हैं उसको ले लीजिए, सॉल्व करने में आसानी में होगा। तो पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लीजिए, आर इसमें 2 आर है, दोनों में 2 आर है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2/3 r। पाई का मान 22/7, r² मतलब 5/2 गुना 5/2, h का मान दिया हुआ 10 माइनस 2/3 गुना r का मान कितना दिया हुआ है 5/2। अगेन 5/2 कट गया, सॉरी 2 कट गया, यहाँ से 2 और 22 कट गया, 11 बचा। तो यहाँ आएगा 11 गुना 5 × 5 25, 7 × 2 14 गुना यहाँ बचेगा 10 माइनस 5/3, 11 गुना 25, 25 1 के 25, हाथ में 2, 25 1 के 25, 26 27, 275/14। इसको सॉल्व कीजिएगा आप। ठीक है, एलसीएम लेके, तो हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। 30 से 5 चला गया 25/3। अब 25 को 275 से गुना कीजिएगा तो 25 × 5, 25 × 5 तो आ जाएगा आपका 125, हाथ में 12, 25 × 7 175 और इधर 12, 150 187, हाथ में 18, 25 दूनी 50, 50 और 18 68, 3 × 14 42,
क्या आ जाएगा आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब 42 को 68 75 से भाग देना है। 42 को 68 75 से 42 1 42 6 2 7 यहाँ उतर जाएगा। 42 6 4 चौक 24 4 7 28 6 से भाग दीजिए। 6 दूनी 12 हाथ में 1 4 चौक 24 1 25 यहाँ 5 फिर 1, ठीक है ना। आप 5 को फिर उतारिए, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 कैसे आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 3 ठीक तो था, यहाँ 5 और 1 15। और फिर 5 को उतारिएगा, ठीक है। तो फिर आप देखिएगा कितना, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 4 12। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ फिर 3 तो 2, फिर यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो फिर इसको आप 6 से ही भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 से ही दीजिए, तो 6 से कितनी थी अभी, 252 आया था, 252 फिर 8 हाथ में 1 6 3 9 फिर 0 आ जाएगा। फिर आप इसको भाग दीजिए कितना से, 9 से, हाँ 9 से चल जाएगा। 9 दिन 18 हाथ में 1 4 9 36 1 37, ठीक है, 2 बचा। तो आप लिख सकते हैं इसको 163.69 163.69 सेंटीमीटर क्यूब इस ग्लास की धारिता, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको माध्य निकालने के लिए बोला गया है। तो कुछ इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। तो इसका पहला जो सेट था उसमें भी हम लोग इस तरह से माध्य निकाले थे। तो आपको कैसे ये जो टेबल है ये बनाना है आपको बता दिया गया है। तो फिर आप उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये जो वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है और बारंबारता भी आपको दिया गया है, ठीक है। बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं और ये पर सिग्मा एफ मतलब ये जितना बारंबारता है सबको यहाँ पर आपको ऐड करना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो ये जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। 0 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 20 और उसमें 2 भाग दीजिएगा तो 10, 20 और 40 ऐड कीजिएगा तो 60, 2 से भाग दीजिएगा तो 30, फिर 40 और 60 ऐड कीजिएगा तो 100, 2 से भाग दीजिएगा 50। तो इस तरह से आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा जिसको हम लोग x से निरूपित करते हैं। और यहाँ आपको निकालना है fx मतलब ये जो कॉलम है और ये कॉलम है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना और इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। और नीचे सिग्मा fx, ये जो fx है इसका एडिशन, तो जितना भी आया है जो वैल्यूज आया है सबको यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, ठीक है। इसके बाद माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य जिसको हम लोग x बार से निरूपित करते हैं। यहाँ आपको लिखना है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx कितना आया 6000 और सिग्मा f कितना आया देखिए यहाँ पर 120। 120 से इसको भाग दीजिए, 0 0 कट गया, 5 12 60, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 50, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कहा गया कि माध्यिका निकालना होगा, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए भी आप इस तरह से एक मतलब टेबल बना लीजिएगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में बारंबारता और तीसरा कॉलम में संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल और बारंबारता तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बट संचयी बारंबारता आपको निकालना है। तो संचयी बारंबारता आप कैसे निकालिएगा, देखिए बारंबारता जो है उसके पहले वाला बारंबारता को आपको ऐड कर देना है। जैसे 5 है तो इसके पहले वाला और कोई बारंबारता नहीं है तो 5 ही लिख देना है। बट ये जो वर्ग है 10 से 20 इसमें बारंबारता है 8, बट इसका संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 13, क्योंकि इसके पहला वाला जो वर्ग है उसमें बारंबारता 5 है। तो इस 5 में मतलब 8 में ये 5 ऐड कर देना तो आपका आ जाएगा 13। फिर इसमें बारंबारता 20, तो इसके पहले वाला जो 2 बारंबारता ये 8 और 5 13 इसको ऐड कर देना इस 20 में तो आ जाएगा 33, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगले वाला संचयी बारंबारता को ऐड करते जाइएगा तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर हर एक वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता, ठीक है। ये निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप जो यहाँ पर सिग्मा एफ आया मतलब इसको हम लोग n बोलते हैं, तो n = दिया हुआ है 60, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है n/2। n/2 मतलब 60/2 यहाँ पर आया आपका 30, ठीक है ना। तो 30 जो आया, अब आपको 30
को देखना है और ये जो संचयी बारंबारता कॉलम है इसमें देखना है कि 30 से ऊपर और उसके सामने में कौन सा संचयी बारंबारता। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये जो 33 है वो 30 से बड़ा भी है और 30 के करीब भी है। 48, 55, 60 ये भी 30 से बड़ा है लेकिन सामने में 33 है। तो आप क्या कीजिएगा, इस वर्ग को, ठीक है, जो 33 वाला संचयी बारंबारता इसके जो वर्ग है, ठीक है, उसको आप बोलिएगा माध्यक वर्ग। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे माध्यक वर्ग, ठीक, माध्यक वर्ग कौन सा, 20 से 30। जैसे ही आप माध्यक वर्ग निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता है माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। अब यहाँ पर L, CF, F, H क्या क्या है। L मतलब ये जो माध्यक वर्ग है उसका निम्न सीमा कितना है, 20। n/2 आप निकाल लिए होंगे 30। CF क्या है, ये जो माध्यक वर्ग है उसके पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग कौन सा, 20 से 30, इसके पहले वाला वर्ग कौन सा है, 10 से 20, और इसमें जो संचयी बारंबारता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब CF मतलब माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता जो है यहाँ पर 13। तो आपको यहाँ पर 13 लिख देना है। उसके बाद F मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यक वर्ग है 20 से 30, इसका बारंबारता क्या है, 20। तो आपको यहाँ पर 20 लिखना है। H मतलब ये जो वर्ग अंतराल है इसमें कितना अंतर है, ठीक है, वर्ग माप जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर H कितना हो जाएगा, 10। तो 20 गुना 30 से 13 चला गया, 17 बटा 20 गुना 10, 0 0 कट गया। तो 20 प्लस 17 बटा 2 मतलब 8.5, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 28.5 और यही आपका आंसर हो जाएगा।